ये एक ऐसी दौड़ थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती, रुकना मना था। नियम साफ था, जब तक केवल एक व्यक्ति बाकी न रह जाए, दौड़ जारी रहती। अगर कोई प्रतिभागी गति धीमी करता या पीछे रह जाता तो उसे 3 चेतावनी दी जाती और उसके बाद उसे गोली मार दी जाती। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस लगातार चलने वाली दौड़ में लोग अपनी बुनियादी शारीरिक जरूरतें तक भूल जाते थे। भूख, प्यास, थकान सब जैसे कहीं गायब हो जाते। सिर्फ आगे बढ़ते रहना ही सच रह जाता था। कहानी साल 2025 की है, जब आर्थिक मंदी और अंदरूनी संघर्षों की वजह से अमेरिका अस्थिर हो चुका था। कई राज्यों में अशांति फैल चुकी थी और लोगों का भविष्य पर भरोसा टूटने लगा था। जनता में उम्मीद वापस लाने और देश को एकजुट दिखाने के लिए सरकार ने एक अजीब कार्यक्रम शुरू किया। हर राज्य से हर साल 3 से 5 लोगों का चयन किया जाता और उन्हें नो रिट्रीट रेस नाम की इस खतरनाक दौड़ में शामिल किया जाता। नियम सुनने में आसान, लेकिन असल में बेहद कठोर थे। प्रतिभागियों को तय गति से लगातार आगे बढ़ते रहना होता। जो अंत तक टिक जाता उसे भारी इनाम मिलता। साथ ही सरकार से एक इच्छा पूरी करवाने का अधिकार भी दिया जाता। इसी लालच और शोहरत की वजह से ये दौड़ जल्द ही देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय शो बन गई। लोग टीवी पर इसे देखते, प्रतिभागियों को हीरो समझते, लेकिन अंदर की सच्चाई बहुत कम लोग जानते थे। टेक्सास के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण टीवी होस्ट मॉरिस अचानक इस दौड़ का निमंत्रण पाता है। पत्र में साफ लिखा था कि वो 3 दिन के भीतर मना कर सकता है, मगर मॉरिस ने ये बात छुपा ली। वो कई रातों तक सोचता रहा और आखिर उसने चुपचाप समय निकलने दिया। जब मना करने की आखिरी तारीख गुजर गई, तब उसने अपनी माँ को सच बताया। उसकी माँ बहुत घबरा गई। उसे लगा ऐसे नियमों में जीतना लगभग नामुमकिन है। उसने मॉरिस को समझाने की कोशिश की, मगर मॉरिस का मानना था कि यही उसका मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। गरीबी, संघर्ष और अधूरे सपनों से निकलने के लिए वो ये जोखिम उठाना चाहता था। उसका करीबी दोस्त सैम भी उसे हिम्मत देता रहा। वहीं एक पुराने प्रतिभागी राइडर की कहानियां सुनकर उसे अंदाजा था कि ये दौड़ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक जंग भी है। आखिर वो दिन आ गया जब मॉरिस को रवाना होना था। वो और उसकी मां निर्धारित स्थान पर पहुंचे। माहौल अजीब था। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ डरे हुए और कुछ बिल्कुल शांत। विदा के समय उसकी मां ने उसे कसकर गले लगाया। उसने चुपके से उसके हाथ में बिस्कुट का पैकेट दिया, जैसे एक छोटी सी सुरक्षा। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। मॉरिस भी शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिल में तूफान था। वो जानता था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदल सकता है या खत्म भी कर सकता है। दोनों कुछ पल खामोश रहे, क्योंकि वे समझते थे कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। फिर मॉरिस ने पीछे मुड़े बिना आगे कदम बढ़ा दिए, उस अंतहीन दौड़ की ओर जहां सिर्फ हिम्मत, किस्मत और जिद ही उसका सहारा थी। चेक पॉइंट पर सैनिकों ने सभी प्रतिभागियों के सामान की कड़ी जांच की। मॉरिस ने पास खड़े काले कपड़ों वाले युवक से हल्की सी बातचीत की। उसने मॉरिस से उसका वजन पूछा और कहा कि भारी शरीर जल्दी थक जाता है। मॉरिस जवाब देने ही वाला था कि अचानक पूरे इलाके में चुप्पी छा गई। किसी ने धीरे से कहा कि राइडर आ रहा है। सभी खिलाड़ी तुरंत खड़े हो गए। राइडर ने हाथ उठाकर सबको बैठने का इशारा किया और एक एक करके नाम पुकारना शुरू किया। सभी को एक नंबर और गति मापने वाली घड़ी दी गई। सैम को नंबर 23 और मॉरिस को नंबर 47 मिला। राइडर ने ऊंची आवाज में भाषण दिया कि यह दौड़ केवल व्यक्तिगत प्रतियोगिता नहीं बल्कि देश की उम्मीद और साहस की परीक्षा है। उसने कहा कि कैमरे हर पल रिकॉर्ड करेंगे और प्रतिभागी पूरे देश के लिए उम्मीद की प्रतीक बनेंगे। भीड़ की जोरदार तालियों के बीच तेज गोली की आवाज से दौड़ शुरू हुई। दोनों तरफ सैनिक खड़े थे, निगरानी और जरूरत पड़ने पर सजा देने के लिए। शुरुआत में अधिकांश खिलाड़ी सहज दिखे, बड़े इनाम और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हुए। करीब 8 मील के बाद नंबर 38 को पहली चेतावनी मिली। कुछ लोगों ने कहा कि वो नियमों की सीमा पर रख रहा है, जबकि दूसरों ने सोचा कि वो समझदारी से अपनी ताकत बचा रहा है। थोड़ी देर बाद पीले बाल वाला खिलाड़ी अपने जूते साफ करने के लिए रुका और उसे दूसरी चेतावनी मिली। तीसरी चेतावनी से ठीक पहले वो उठ खड़ा हुआ और चलता रहा। सभी प्रतिभागियों ने महसूस किया कि वो खिलाड़ी निडर है। नियम के अनुसार लगातार 1 घंटा बिना रुके चलने पर एक चेतावनी रद्द हो जाती है। अब सबकी निगाहें उस पर टिक गई और असली परीक्षा यहीं से शुरू होने वाली थी। बड़ी भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही, लेकिन लगभग 5 मील बाद एक किशोर के पैर में अचानक बहुत तेज ऐंठन हुई। दर्द से वो जमीन पर गिर पड़ा। बाकी खिलाड़ी उससे दूर रहे। डर था कि रोकने पर चेतावनी मिल जाएगी। केवल मॉरिस ही मदद करने की कोशिश करता है। मदद करने से मॉरिस की गति धीमी हो गई और उसे पहली चेतावनी मिल गई। मजबूर होकर वो किशोर को छोड़ देता है, लेकिन शब्दों से उसे हिम्मत देता रहा। दर्द और थकान ने किशोर को हरा दिया और तीसरी चेतावनी के बाद उसे गोली मार दी गई। ये घटना सभी के लिए सदमा थी। हर किसी को समझ में आ गया कि हारना सीधे मौत के बराबर है। मील बढ़ते गए और थकान लगातार बढ़ती गई। तेज धूप में एक और खिलाड़ी पैर में ऐंठन के कारण गिरा और मर गया। मॉरिस ने सुझाव दिया कि गति थोड़ी कम कर दी जाए, लेकिन तय सीमा से नीचे न जाए। सभी ने इस पर अमल किया और गति संतुलित हुई। फिर भी तनाव हर चेहरे पर दिखाई दे रहा था। पीले बाल वाला खिलाड़ी दूसरों को गालियां देने और परिवार को भी अपमानित करने लगा। कई चेतावनियों के बावजूद उसने बर्दाश्त नहीं किया और अंत में उसे गोली मार दी गई, जिससे विवाद खत्म हुआ। सन्नाटा छा गया। अब कोई भी बेवजह झगड़ा नहीं चाहता था। जीवन पहले से ही खतरे में था और हर कोई केवल आगे बढ़ने पर ही ध्यान दे रहा था। 23 मील के बाद एक और प्रतियोगी ने पुराने और खराब हो चुके बिस्कुट खा लिए, जिससे उसे पेट में भयंकर दर्द हुआ। बाकी खिलाड़ियों ने कहा कि उसे चलते चलते आराम करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौड़ में गरिमा की तुलना में जीवित रहना जरूरी था। वो हिचकिचाया, चेतावनी मिली, फिर दर्द बढ़ गया और अंत में उसे गोली मार दी गई। इस घटना के बाद सभी खिलाड़ी और सतर्क हो गए। शाम तक वे 37 मील पार कर चुके थे। शुरू के 50
खिलाड़ियों में से आधे ही बच पाए थे। मॉरिस और सैम आगे के हिस्से में रहते हुए अक्सर बातचीत करते और सोचते कि रात का समय सबसे मुश्किल होगा। अंधेरा बढ़ने के साथ डर भी बढ़ गया। आश्चर्य की बात ये थी कि पहले लगभग ढहने वाला खुद मॉरिस था। थकान के कारण वो चलते चलते थोड़ी देर सो गया। सैम ने समय रहते उसे जगा दिया। मॉरिस ने अपने सपने में माँ को फिनिश लाइन पर खड़ी देखा। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। लेकिन जल्द ही एक लंबी चढ़ाई ने हर किसी की परीक्षा और बढ़ा दी और खिलाड़ी हारने लगे, जिसका मतलब था मौत निश्चित। मॉरिस को तीसरी चेतावनी मिलने ही वाली थी कि सैम ने उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाया। इस छोटे से प्रयास ने उसे फिर से आगे बढ़ने का मौका दिया और सबको याद दिला दिया कि यहाँ हर कदम पर सतर्कता ही जीवन है। लंबी और थकाने वाली चढ़ाई के बाद केवल लगभग 10 खिलाड़ी ही बचे थे। मॉरिस को अपनी माँ की बातें अनसुनी करने का पछतावा हुआ। सैम ने उसे सांत्वना दी। विरोधी होते हुए भी उनके बीच एक गहरी दोस्ती बन गई थी। वे 67 मील तक पहुंचे, पूरी तरह थक चुके। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी चुप हो गए। एक चश्मा पहनने वाला खिलाड़ी जिसे टखने में मोच आई थी, अंत में गिर पड़ा और गोली मार दी गई। रिहायशी इलाकों में भीड़ जुट गई। लोग लाइव दृश्य देख रहे थे। कुछ खिलाड़ी आयोजकों को कोसते हुए सवाल उठाने लगे कि क्यों जीवित रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लेकिन थकान इतनी भारी थी कि जल्द ही सभी शिकायतें दब गईं। रातों में थोड़ी नींद लेकर चलते हुए केवल उनका आत्मबल ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। 3 दिनों में वे खतरे के आदी हो गए। गोली की आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे। एक मार्च के दौरान मॉरिस ने एक राज साझा किया। राइडर ने युद्ध के समय उसके पिता को विद्रोह के आरोप में मार दिया था। मॉरिस ने कभी सोचा था कि वो जीत केवल बदला लेने के लिए चाहेगा। सैम ने उसे बदला लेने से रोकने की सलाह दी, बताते हुए कि असली बदलाव सिर्फ एक आदमी को मारने से नहीं आता। ये सुनकर मॉरिस ने सोच बदलनी शुरू की और समझा कि जीत का मतलब अब सिर्फ प्रतिशोध नहीं रह गया। कुछ ही समय में केवल 7 खिलाड़ी बचे थे। एक मानसिक रूप से टूट चुका प्रतियोगी अचानक सैनिकों की तरफ दौड़ा और गोली मार दी गई। चौथे दिन सुबह तक 6 खिलाड़ी बचे और धीरे धीरे उनके बीच लगभग टीम जैसी दोस्ती बन गई। पहले आक्रामक दिखने वाला पीले बाल वाला खिलाड़ी अब अपने पुराने अपमानजनक व्यवहार के लिए दोषी महसूस करने लगा। चरम तनाव ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया और चलते चलते उसने खुदकुशी कर ली। ये घटना सभी के लिए डरावनी थी और उन्होंने समझा कि इस दौड़ में शारीरिक थकान के साथ मानसिक मजबूती भी जरूरी है। 5वें दिन पैरों में सनसनी सी होने लगी और चेतना धुंधली पड़ने लगी। मॉरिस के जूते पूरी तरह घिस चुके थे। उसे नंगे पांव चलना पड़ा। एक शहर में प्रवेश करते समय उसने अपने माता को भीड़ में देखा। भावनाओं में बहकर वो नियम तोड़ने ही वाला था कि सैम ने उसे रोक लिया। उसने याद दिलाया कि इस दौड़ में पहले जीवित रहना जरूरी है। सैम ने अपनी कहानी साझा की कि वो अनाथ था और माँ की ममता के लिए तरसता था। उसने मॉरिस से अनुरोध किया कि अगर वो जीते तो उसकी माँ के सम्मान में खड़ा रहे। ये बात मॉरिस के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। वे दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन एक लंबे बाल वाला खिलाड़ी अपने बाकी प्रतिभागियों के लिए समय खरीदने के लिए सैनिकों पर हमला कर बैठा। उसने एक सैनिक को मार दिया, लेकिन अंत में खुद मारा गया। इसके बाद केवल 4 खिलाड़ी बचे। एक काले रंग वाला खिलाड़ी पूरी तरह थक गया। उसने मदद लेने से मना कर दिया और जान की बाजी लगाना ही बेहतर समझा। उसकी मौत ने बाकी 3 को और भी सतर्क बना दिया। अब केवल 3 खिलाड़ी थे जिनके बीच केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और एक दूसरे पर भरोसा जीत की कुंजी बन गया था। ये दौड़ अब केवल गति और शक्ति की नहीं रह गई थी। थकान, दर्द और डर के बीच हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ता था। साथ ही खिलाड़ी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि किसी भी गलत कदम का मतलब मौत हो सकता है। हर चेतावनी, हर दर्द और हर कठिनाई ने उन्हें केवल मजबूत ही नहीं बनाया बल्कि ये भी सिखाया कि यहाँ केवल एक ही नियम था, जीवित रहो चाहे कुछ भी हो। उस रात एक लंबा लड़का सामने आया और बताया कि वो राइडर का गैर कानूनी बेटा है जो अपने पिता की स्वीकृति चाहता था। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। बाकी खिलाड़ियों और राइडर ने उसकी बात सुनी। अंत में उसने क्रूर वास्तविकता को समझा और आत्मसमर्पण कर दिया। गोली चल गई। अब केवल मॉरिस और सैम बचे थे। तेज बारिश हो रही थी और भीड़ मैदान के चारों तरफ जमा थी। सभी विजेता देखने के लिए उत्साहित। दोनों जानते थे कि इस बार केवल एक ही जीत सकता है। अचानक सैम रुक गया। उसने चाहा कि मॉरिस अपनी माँ से मिल सके। मॉरिस ने उसे मनाने की कोशिश की कि दौड़ जारी रहे, लेकिन चुपचाप खुद अपनी गति धीमी कर दी। एक गोली की आवाज गूंजी। मॉरिस रुक चुका था। सैम दौड़कर उसके पास गया। मॉरिस ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। यहाँ तक कि अनाथों का भी कहीं न कहीं ख्याल रखा जाता है। भीड़ ने बिना सोचे समझे तालियां बजाईं, लेकिन सैम की आंखों में आंसू थे। इस बेतुकी दौड़ का अंत हुआ और विजेता के रूप में सैम सामने आया। राइडर ने पूछा कि वो अपनी जीत में क्या चाहता है। सैम ने ठंडी आवाज में कहा कि वो एक कार्बाइन राइफल चाहता है। हालांकि राइडर को शक था कि ये प्रतिशोध हो सकता है। उसने हामी भर दी। उसे भरोसा था कि कोई इतना अवसर बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हथियार उसके हाथ में आया, सैम ने राइफल सीधे राइडर की ओर कर दी। इस कहानी का सबसे गहरा और डरावना पहलू केवल क्रूर नियम नहीं है, बल्कि उसके पीछे मौजूद सिस्टम है। भले ही एक अत्याचारी गिर जाए, सिस्टम जीवित रहता है। ये दौड़ साल दर साल जारी रहेगी, बिना किसी असली अंत के, और हर साल नए प्रतिभागियों को उसी डर, थकान और उम्मीद के चक्र में डाल दिया जाएगा। यही इस कहानी की सच्ची भयावहता है। न केवल इंसानी जीवन की कीमत, बल्कि उस व्यवस्था का अमानवीय चक्र जो उसे जन्म देती है और कभी नहीं रुकता।